हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी हमने इससे पहले जस्ट जो है पार्टनरशिप फॉर्म वाला लेसन कंप्लीट किया है और उसी यूनिट के अंदर एचयूएफ भी बनता है। तो आपके उसी यूनिट का एक अगला लेसन जो है वो एचयूएफ वाला मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली पार्टनरशिप जो हमने पढ़ा है, पार्टनरशिप के अंदर आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए, और अगर लॉस होगा तो लॉस को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सेप्शन ऑफ आपका माइनर जो है पार्टनर होता है, उसके अलावा सारे पार्टनर लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बिज़नेस का मैनेजमेंट उन सब की तरफ से कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है या सारे लोग मिलकर भी पार्टनरशिप का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एचयूएफ जो है वो लगभग उससे मिलता जुलता है, जैसे हमने कई बार बात की है क्लास के अंदर पहले, इनसे पहले लेसन्स के अंदर, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ का फुल जो है मीनिंग होता है हिंदू अविभाजित परिवार। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स मिलकर किसी बिज़नेस को चलाते हैं और सारे लोग उसमें जो है वो काम करते हैं, या जो भी अपनी अपनी जो है एलिजिबिलिटी के बेसिस पर उसमें वर्क करता है, और उसका वर्क वैसे ही कंसिडर होता है जैसे कि हमने किसी बाहर के व्यक्ति को लगाया। हम उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हैं बिल्कुल जो वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ज़रूरी ये है दो बातें कि वो उसमें वास्तव में काम करे, और उसका जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी अकाउंटेंट को लगाया, वैसे तो यूँ आप 10,000 रुपये देते हो, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर को लगाने पर आपने उसकी पेमेंट जो है वो 25,000 रुपये दिखाई, तो वो चीज़ जो है वो मान्य नहीं होगी। आपका पेमेंट उसी हिसाब से होना चाहिए। तो एचयूएफ के अंदर जो है पार्टनरशिप के अंदर इसमें बेसिकली फ़र्क क्या होता है वो पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप जो है वो बनती है, वो पार्टनरशिप डीड से बनती है। वो आप लोगों को वेल नोन है कि अगर कोई पार्टनर को एडमिट करना है या वो कोई रिटायरमेंट होता है या पार्टनरशिप जब जो है ऐसा आपके जो है बनती है, तो उसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है और सारे पार्टनर मिलकर एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं जिसमें उनके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होती है। तो पार्टनरशिप के बारे में अपन को इतनी ज़्यादा इसके अंदर इस लेसन में वापस चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, पार्टनरशिप अपन पढ़ रहे हैं कई साल से थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद इसके अंदर एचयूएफ में क्या है कि एचयूएफ अराइज फ्रॉम रिलेशंस। तो रिलेशंस का मतलब ये होता है कि एचयूएफ जो होती है वो कोई एग्रीमेंट से नहीं बनता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है एचयूएफ जिसको बोलते हैं हिंदू अविभाजित परिवार, तो परिवार जो है वो कोई एग्रीमेंट का जो है मोहताज नहीं होता। फैमिली के अंदर जैसे ही कोई मेंबर जन्म लेता है वो परिवार का सदस्य बन जाता है। तो इसीलिए लिखा है कि भाई एचयूएफ जो बनता है वो कैसे बनता है, कोई एग्रीमेंट से नहीं, बल्कि जैसे ही कोई मेंबर फैमिली के अंदर जो है जन्म लेगा तो जन्म लेते ही वो उस फैमिली का क्या बन जाता है, मेंबर। हाँ, मेंबर्स अलग अलग तरह के होते हैं, किसका क्या राइट है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी है, वो हम आगे इसके अंदर समझेंगे। तो एचयूएफ जो होता है वो पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट जो है यूनिट होता है, लाइक इंडिविजुअल, और वो एचयूएफ का परिवार का जो बिज़नेस होता है वो उसी तरीके से रिटर्न भरता है जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति हम लोग जो है भरते हैं। इसलिए इनके ऊपर जो इनकम टैक्स की जो रेट्स है, इनका जो स्लैब है वो बिल्कुल वैसा ही है एचयूएफ का जैसा कि हमारा जो है सिंपल इंडिविजुअल का होता है। उसी रूल को ये सब लोग फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर एचयूएफ के अंदर बेसिकली जो है वो टाइप ऑफ मेंबर्स है, तो उनके टाइप्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से टाइप के मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली टाइप्स के अंदर दो कैटेगरी दी हुई है कि एचयूएफ परिवार में जितने भी लोग हैं उनको दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइडेड कर रखा है। पहला होता है फॉर मेंटेनेंस, यानी मेंबर जो परिवार की देखभाल करेंगे। तो ये हिंदू लॉ के अनुसार मतलब शुरुआत से ही ये सिस्टम रखा गया है कि जैसे आज का समय तो थोड़ा बदल गया है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। हस्बैंड जो है वो घर का काम भी कर सकता है, वाइफ बाहर का काम कर सकती है, या वाइफ घर का काम करे, हस्बैंड जो है वो बाहर जाके पैसा कमाए। तो अभी तो ये कुछ भी पॉसिबल है, और दोनों भी कर सकते हैं कि दोनों बाहर भी काम करते हैं, घर का काम भी मिलजुल कर अपने परिवार को और अच्छा मजबूत बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हिंदू लॉ है, उसके हिसाब से एचयूएफ के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। और उसके अंदर पहला है आपका कि आपके जो मेंबर है जो मेंटेनेंस के लिए, यानी कि परिवार की देखभाल करना, यानी सारा घर में जो भी काम है, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, उनका ध्यान देना, तो पूरी फैमिली को जो है संभाल के रखने का काम जो होता है वो मेंबर कौन से कहलाते हैं इसमें, फीमेल मेंबर्स। तो यानी कि महिला सदस्य जो है फैमिली के अंदर उन सब का ये काम है कि वो हर तरह से परिवार की मेंटेनेंस का जिम्मा उठाए। और दूसरे जो होते हैं इसके अंदर एंटाइटल फॉर पार्टीशंस, यानी
दूसरे सदस्य परिवार के अंदर वो होते हैं जो कि परिवार के विभाजन की मांग करते हैं, उसके पार्टीशन की मांग करते हैं कि परिवार की संपत्ति को बांटा जाए। आगे चलकर हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये रूल होता है कि कौन परिवार में कब संपत्ति मांग सकता है, पिता के जीवित रहने पर या उसके मरने के बाद। तो वो आगे और डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये पूरा एचयूएफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो बारीकी से इसके बारे में हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि भाई फैमिली के अंदर किस तरह के सिस्टम होते हैं, किस तरह से ये चलता है। तो जो पार्टीशन की डिमांड कर सकता है वो सेकंड तरह के मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर हम इसके अंदर जो है सन, उसके पुत्र को, ग्रैंड सन्स और ग्रेट ग्रैंड सन्स, यानी कि उसका पुत्र है, ठीक है, उसका पौत्र है, उसका पर पौत्र है, ग्रैंड जो है ग्रेट ग्रैंडसन, इन सब को शामिल करते हैं। और इन सब को, इनको हिंदी में सहभागी बोलते हैं। सहभागी का मतलब कि जो संपत्ति में भागीदारी निभाएंगे उसको सहभागी बोलते हैं। और इंग्लिश के अंदर लिखा है मैंने, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड को पार्सनर। तो को पार्सनर जो है, इसका मतलब कि को पार्सनर का मतलब होता है कि भाई वो एक तरह से पार्टनर की तरह होंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो फैमिली के अंदर जो है पार्टिसिपेशन जो है करने के लिए या पार्टीशन करने की डिमांड कर सकते हैं। तो हमारा जो नॉर्मली, जैसे आप लोगों को पता होगा कि भाई हम लोग जो है कब डिमांड कर सकते हैं एसेट्स का, जैसे क्लास होती है तो यही थोड़ा रहता है कि अपन इंटरएक्ट भी कर लेते हैं, भी पूछ लेता मैं आपसे कि भाई आप बताएं कि किस तरह की कंडीशन हमारे यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए हम राजस्थान में रहते हैं तो हम कब जो है हिस्सेदारी की डिमांड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट जो है, मतलब कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी से संपत्ति कब मांग सकते हैं, कब वो हिस्सेदारी मांग सकते हैं, उनके जीवित रहने पर या उनकी मृत्यु के बाद फिर वो कहेंगे कि भाई सारे भाई मिलकर परिवार की संपत्ति को बांट लें। तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ राजस्थान में रूल ये है कि पिता के जीवित रहते भी जो है उनके बच्चे परिवार की संपत्ति के अंदर हिस्सेदारी मांग सकते हैं। उनकी मृत्यु होने तक जो है वो ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनकी मृत्यु होने के बाद ही वो डिमांड करेंगे। तो एक कुछ फैमिली जैसी भी है, उड़ीसा और इस तरह के कुछ स्टेट है जहाँ पर ये रूल है कि पिता के जीवित रहते बच्चे उनकी संपत्ति के अंदर हिस्सेदारी नहीं मांग सकते, उनकी मृत्यु के बाद ही परिवार के संपत्ति के विभाजन की बात उठती है। तो ये दो तरीके के इसके अंदर सिस्टम होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे करके जो फीमेल मेंबर्स है उनका जो है कैरेक्टर स्ट्रांग होता जा रहा है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर जगह। तो उसी कारण से आपका हिंदू जो है लॉ के अंदर एक्ट जो था 2005, तो वहाँ पर ये करेक्शन कर दिया गया कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सन है यानी कि जो मेल मेंबर्स है वही एसेट्स के अंदर हिस्सेदारी मांगेंगे। अब फीमेल मेंबर्स को भी डॉटर विल ऑल्सो सेम राइट लाइक सन। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, इसमें वही लिखे हुए हैं सारे। और ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी और आपकी जो इंग्लिश बुक का फ्रंट पेज है, पहला पेज है, तो जिसको आप, मैंने यहाँ पे लगभग तो लिखा भी है और आप वापस पढ़ते रहे साथ साथ में अपनी बुक से, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थ्योरी वैसे भी जो है वो अच्छी इंपॉर्टेंट रहती है, टेक्स्ट में काफ़ी क्वेश्चंस थ्योरी के बनते हैं, तो आप उसको आराम से जो है वो लिख सकते हैं। तो मतलब कि 2005 एक्ट के बाद में गवर्नमेंट ने अधिकार दे दिया कि भाई आप जो है फीमेल मेंबर्स भी जो है वो संपत्ति में अधिकार मांग सकती है। जैसे एक बेटा एक बेटी है तो वो भी ये कह सकती है कि भाई आधी संपत्ति मुझे दी जाए, आधी जो है उसके भाई को दी जाए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर इंडिया में अभी भी इस तरह का सिस्टम नहीं है, क्योंकि मोस्टली यही माना जाता है कि जैसे डॉटर की मैरिज में जो एक काफ़ी बड़ा खर्च आ जाता है, तो उसके कारण इस तरह से एक सिचुएशन शुरू से बनी हुई है कि भाई आपने डॉटर की मैरिज में उसको जो भी देना है, जो भी संपत्ति, गोल्ड, जिस तरह से भी आप देते हैं दे देते हैं, तो उसके बाद बाकी की एसेट जो है वो आप पुत्र को देते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी जो है गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया है कि चाहे डॉटर तो उसके लिए क्लेम कर सकती है कि नहीं भी मुझे भी संपत्ति में हिस्सा दिया जाए, तो आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट इसमें यह है कि प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ, यानी कि जो एचयूएफ परिवार है उसकी संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति को हम शामिल करते हैं। तो वो इसके अंदर है कि कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली, यानी परिवार की संपत्ति में क्या क्या आता है वो आपको इसमें बताऊं। तो देखिए, पहला है इसके अंदर पूर्वजों से प्राप्त, ठीक है, एंसेस्ट्रल जो है आपकी जो एसेट्स होती है, यानी कि जैसे दादाजी ने संपत्ति का बंटवारा किया और आपके पिताजी को दी, तो ये संपत्ति जो है वो आपके जो है एचयूएफ परिवार की संपत्ति के अंदर शामिल हो जाती है। तो आगे से आगे पूर्वजों से जो संपत्ति मिलती रहती है वो एचयूएफ परिवार की संपत्ति का एक मेन सोर्स होता है। तो पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये एचयूएफ परिवार की संपत्ति में शामिल होती है। सेकंड इसके अंदर ये होता है कि जो आपको ये
पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसकी हेल्प से आपने नई एसेट्स जनरेट करी हो। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर कोई मकान प्राप्त किया है तो उस मकान से आपने कमाई की, उसको किराए पे दिया, उसको बिजनेस के लिए किसी को दिया और वहाँ से आपको अर्निंग हुई और उस अर्निंग को जोड़कर आपने कुछ और उसके अंदर एडिशन कर दिया, मान लीजिए 2 कमरे बना दिए या एक और प्लॉट खरीद कर वहाँ मकान बना लिया। तो यानी कि जो एसेट्स आपको मिली थी अपने पूर्वजों से तो उसको आपने आगे उसी की इनकम से और नई एसेट जनरेट करी है, तो वो एसेट्स भी उसी कैटेगरी के अंदर शामिल होगी और उसको भी अपन एचयूएफ फैमिली की जो है एसेट्स के अंदर काउंट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का जो सदस्य है वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को परिवार की संपत्ति मान ले। यानी कि अपन ऐसा करेंगे, किसी व्यक्ति है, एक जो व्यक्ति है वो अपनी जो है एचयूएफ का जो मेंबर है वो अपनी एसेट्स को फैमिली के एसेट्स के अंदर ट्रांसफ़र करे और फैमिली उसको फैमिली की एसेट्स की तरह ट्रीट कर ले, हाँ भाई ये परिवार की संपत्ति मानी जाएगी, तो उसको भी एचयूएफ की संपत्ति माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति खुद एफर्ट्स करता है, खुद काम करता है, तो मतलब एचयूएफ परिवार में ऐसा नहीं कि एचयूएफ परिवार के अंदर के सारे मेंबर्स जो है वो परिवार का ही काम करे, परिवार में ही रहकर काम करे। जैसे मान लीजिए कि हमारे सुनार का बिजनेस है तो सारे मेंबर मैक्सिमम वहीं काम करते हैं, हमारी जो शोरूम है, दुकान है, वहाँ पर करते हैं, कोई गहने बना रहा है, कोई अकाउंट का काम कर रहा है, कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, इस तरीके से सारे मेंबर वहाँ मिलकर काम करते हैं और उस पूरे परिवार का एक रिटर्न भरा जाता है उनकी दुकान के नाम से या उनके परिवार के नाम से। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो थोड़ा बोल्ड होते हैं तो वो वहाँ भी काम कर लेते हैं और कुछ अपनी अलग अर्निंग भी कर लेते हैं, कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी है उसको किराए पे देकर उससे पैसा कमाया और उस इनकम से जो परिवार से नहीं हुई है उस इनकम से अपनी खुद की एक पर्सनल एसेट्स बना ली और अब इस एसेट्स को वो कह रहे हैं कि मैं इस फैमिली को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और ट्रांसफ़र करने के बाद में फैमिली उसको एचयूएफ की जो है एसेट्स मान ले, तो इसे भी एचयूएफ के अंदर अपन ट्रांसफ़र करेंगे। वैसे हमने कुछ ऐसा पढ़ा भी है, आपको याद हो तो, कि एचयूएफ के अंदर जब कोई व्यक्ति अपनी एसेट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, क्लबिंग वाले लेसन में, तो वो एसेट्स अगर बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र की जाती है तो उसकी इनकम तब तक उसी व्यक्ति की इनकम मानी जाती है जिसने ट्रांसफ़र किया है, जब तक कि उस संपत्ति का विभाजन ना हो जाए और उसके बाद ही जो है विभाजन होने के बाद भी उसके खुद की फैमिली को अगर वो एसेट्स का कुछ हिस्सा मिलता है तो वो भी उसी का ही होगा। अगर उसकी वाइफ को मिला है और अगर उसके माइनर चाइल्ड्स को मिला है तो, लेकिन उसकी डॉटर जो मैरिड है या उसका जो बेटा है जो कि 18 साल से ऊपर है तो वो एसेट्स उनकी खुद की होगी और प्लस दूसरे भाई या दूसरी फैमिलीज़ को अगर वो एसेट्स मिलेगी तो उस पर उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये लगभग मैंने फ्रंट पेज जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा होता मैंने इसको समझाया है और इसको मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो इसकी थ्योरी है तो बढ़िया और इंटरेस्टिंग थ्योरी है और सबसे बढ़िया बात इसकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें आपको कुछ भी अलग से नया नहीं सीखना है। जो फॉर्म के अंदर और आपने जो कैरी फॉरवर्ड वाले लेसन्स और जो पहले लेसन्स मैंने अभी कराए हैं तो उसमें वो चारों हेड्स के जो एक साथ आपके क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से इसके अंदर इतना ज़्यादा है नहीं और इसीलिए मैं डिटेल से काफ़ी आराम से इसकी थ्योरी का एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आने की चांस अच्छे हैं। और इस बार वैसे भी आपके 7 नंबर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ गई है 12 नंबर, तो वहाँ पर अगर इसका कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है तो उसको आप अच्छे से डील कर सकें, इस हिसाब से मैं आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।